हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो हम क्लास को शुरू किए थे, उसमें आपको हम एनसीईआरटी के जो भी आपके सिलेबस थे उसके बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला क्लास को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हमारा देखेंगे उसी में आपका जो फर्स्ट आपका जो चैप्टर था। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आपका फर्स्ट चैप्टर वहाँ पे था। ठीक है, इकाई फर्स्ट, वहाँ 5 इकाई के बारे में हम लोगों ने देखा था कि हर एक इकाई में कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसको पूरा डिटेल में देखे हम। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अगर नहीं देखे तो पिछली क्लास इसका जो आपका प्लेलिस्ट में है, इसका उसमें जाके आप इसका फर्स्ट देख सकते हैं किस तरह से उसको बताए थे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और आप अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्लास होगा, चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर होगा, इकाई फर्स्ट का ये आपका है, क्लास नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए आप, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट इसमें होगा कि रासायनिक समीकरण को लिखना, किस तरह से लिखा जाता है रासायनिक समीकरण के बारे में। इसको चाहे तो आप जो है नोट्स की तरह लिख सकते हैं, या इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप डाउनलोड करके चाहे तो इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है। देखिए इसके बाद से आपका जो फर्स्ट है, ये रासायनिक समीकरण किस तरह से लिखा जाता है, ये है। ठीक है, देखिए दूसरा है इसमें, ये आपको देखिए इसके बारे में ब्रीफ आपको दिया गया है कि इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमको इतना इतना इसमें पढ़ना है। जैसे फर्स्ट में आपका रासायनिक समीकरण को लिखना है। ठीक है, दूसरा है आपका यह है कि संतुलित रासायनिक समीकरण एवं इसका महत्व क्या होता है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण एवं इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में है। तीसरा आपका है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरह किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर a + b है, ठीक है, यहाँ पे 2b है, तो यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है, हम अभी देखेंगे इसका किस तरह से संतुलित किया जाता है, इसके हिसाब से यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, जितना हाइड्रोजन रहेगा, जितना कार्बन रहेगा, जितना ऑक्सीजन रहेगा, उस हिसाब से इसको किया जाता है। चौथा है आपका रासायनिक समीकरण को ज्ञात करने वाले तथ्य, रासायनिक समीकरण को ज्ञात करने वाले तथ्य क्या है, इसको देखा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण का की कमियों, जो रासायनिक समीकरण में जो कमियां होती है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आपका ये सब सारी चीज़ें। छठवा है कि रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। ठीक है, रासायनिक जो समीकरण है उसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत किस तरह से हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। सातवां है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें आपका जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया जिसको कहते हैं, उसके बाद से आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि रेलवे के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो अब तो हम इसको पढ़ ही रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आप जो है अच्छे से इसको देखेंगे। अगला है कि जीवन में उपचय अभिक्रियाओं के प्रभाव। ठीक है, ये आपका आठवां टॉपिक होगा। अब देखिए फर्स्ट में है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये आपका जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ये क्या होती है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो ये क्या होता है कि वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों का, ठीक है, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, ठीक है, कंपोजिशन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा क्रिया है जिसके पदार्थों में क्या होता है, संगठन होता है, ठीक है, संगठन होता है, गुणों तथा संरचनाओं में क्या होता है परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ये आपका क्या था, स्टेटमेंट था। ठीक है, अगला देखेंगे आप कि अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है तथा रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे ये होती है। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, नाभिकीय अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और यहाँ पे रासायनिक जो आपकी नाभिकीय अभिक्रिया होती है इसमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। ठीक है, जो परमाणु होते हैं उनके नाभिक भाग लेते हैं, और इन अभिक्रियाओं में क्या होती है, परमाणुओं का स्वरूप यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भाग लेते हैं। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया। तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, इसको याद रखेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होती है, इनमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया में परमाणु स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके नाभिक भाग लेते हैं परमाणुओं के, और इसमें बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, इसको याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है जब आप जो है वहाँ पे कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन जब बनाता है। ठीक है, अगला है आपका
कि ये आपका रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु लगभग अविभाज्य रूप से भाग लेते हैं तथा उनका निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो होते हैं आपका उसमें क्या भाग लेते हैं, अविभाज्य रूप से क्या लेते हैं, भाग लेते तथा उनके निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता है। अगला आपको देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बारे में है यहाँ पे कि भाग लेने वाले पदार्थों के अणु सर्वप्रथम विभिन्न तत्वों के परमाणुओं अर्थात परमाणुओं के समूहों में विभक्त हो जाते हैं और इसके उपरांत परमाणुओं अथवा परमाणुओं के समूहों की पुनः व्यवस्था होती है तथा नए अणु बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसके बारे में था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। और इसके बारे में कुछ और है यहाँ पे कि इस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के मध्य बने कुछ पुराने बंध टूट जाते हैं और कुछ नए बंध बन जाते हैं तथा एक प्रकार के अणु दूसरे प्रकार के अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के अणुओं के संगठन तथा संरचना में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण पदार्थों के गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जो आपका डिटेल से पूरा है, पूरा एनसीईआरटी का है, इसका जो है पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इसको डाउनलोड करके चाहे एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ समझना नहीं है, पूरा जो है आपको डिटेल दिया गया कि क्या क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, आपको नाभिकीय अभिक्रिया और जो आपके रासायनिक अभिक्रिया उसके बारे में यहाँ बताया जाए कि जो आपके रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में आपको जो है ब्रीफ करके यहाँ बताया गया। ठीक है, तो यही आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछता है कि यहाँ पे किस तरह से आपके नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। अगला देखिए उदाहरण। जैसे मान लीजिए ये सब सारे हमको देखे हैं कि किस तरह से आपका होता है उसका यहाँ पे उदाहरण है कि जब जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं। देखिए ये आपका जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, ZnO ये आपका क्या है, देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है और इसका H2SO4 इसका है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, H2SO4 का फार्मूला जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। तो यही कह रहा है कि जब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक में डालते हैं तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसका क्या हो जाएगा, जिंक यहाँ पे सल्फेट बनेगा ZnSO4। ठीक है, जिंक सल्फेट और यहाँ पे वाटर जल बनता है। तो इसको ध्यान से यहाँ पे ध्यान देंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और यहाँ पे H2O बनेगा। इसके बाद से रासायनिक समीकरण किस तरह से लिखते हैं, ये आपका क्या था, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में था कि आपका क्या होगा, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो ये एक सिंपल आपका क्या है रिएक्शन टाइप को दिया है कि जब जिंक ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में शांत यहाँ पे आपको तनु में दिया गया। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जब आपका जो इसको मिलाते हैं डालते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी जो है मतलब ये आपका यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया था रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होती है। ठीक है, आगे आपका है रासायनिक जो है समीकरण किस तरह से लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में देखिए जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और क्या बनाता है, जल बनाता है। जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं जिंक सल्फेट यहाँ पे और ये आपका वाटर है। ठीक है, जिंक सल्फेट और वाटर बना रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो यही चीज़ आपको यहाँ बोला जा रहा है कि यही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे जिंक सल्फेट और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने की अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे ZnO था, अभी हम लोग देखे हैं ZnO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा इतना जो होता है ये क्या होता है, ये आपका होता है, ये जो आपका पोर्शन होता है ये आपका अभिकारक होता है। ठीक है, इसको रिएक्जेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका उत्पाद होता है जिसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट है ZnSO4 और ये आपका क्या है, H2O है, वाटर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल। अभिक्रिया के इस संक्षिप्त रूप को शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक अथवा अभिकर्मक रिएक्टेंट इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, आपका अभिकारक कहते हैं या आप यहाँ पे अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो ये इसी के बारे में था, मतलब बहुत सिंपल आप देखेंगे, कुछ इसमें था नहीं, बस इसके बारे में था कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से जो है आप लिखते हैं, किस तरह से आपका जो ये होता है। तो ये वाला जो आपका रिएक्शन था, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल मिला के जिंक सल्फेट और वाटर बनाता है, इसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है कि वाक्य के रूप में लिखते हैं किस तरह से।
तो ये आपका जिंक ऑक्साइड है, ये इसको क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं, रिएजेंट। इधर वाला पार्ट, क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया रेलवे में कि जो तीर होता है, ये तीर के पीछे वाले को क्या बोलते हैं, और यहाँ पे तीर के आगे वाले को, तो आगे वाले को क्या बोलते हैं, पूरा जितना मिलेगा उत्पाद बोलेंगे, प्रोडक्ट। और इसके तीर के पीछे वाले, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण में जो तीर का निशान होता है उसके पीछे वाले जितने भी आपके यौगिक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका विकारक होता है और ये आपका उत्पाद होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे है कि इस अभिक्रिया में जिंक सल्फेट और जल के 2 नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट और जल के कितने बनते हैं, 2 नए पदार्थ, इन्हें उत्पाद अथवा क्रियाफल, प्रोडक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, उत्पाद और क्रियाफल भी कहते हैं। एक तीर के चिन्ह द्वारा अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तित को दिखाया गया है। ठीक है, जैसे ये आपका है, ये आपका अभिकारक है और ये आपका क्या है, उत्पाद है। तो यही चीज आपको यहाँ बोला जा रहा है कि एक तीर के चिन्ह के द्वारा अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित को दिखाया गया। ठीक है, उत्पाद, अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। जो भी आपका होता है यहाँ पे, ये आपका पहले क्या होता है, अभिकारक होता है, और ये तीर के निशान से ये क्या होता है, ये आपका उत्पाद होता है। अभिकारकों के बीच में योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, तथा उत्पादों के बीच में योग को प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें क्या करता है, दाईं ओर लिखा जाता है। देखिए, दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, हमेशा उत्पाद की ओर होता है। ठीक है, तो तीर की दिशा क्या होती है, हमेशा इधर से होता है। ठीक है, ये आपका दाईं ओर होगा, ये बाईं ओर होगा, जो इसमें बोला गया मतलब वैसे ही होता है। ठीक है, और हमेशा क्या होता है, अभिक्रिया होने की दिशा की ओर दर्शाता है, ये हमेशा उत्पाद की ओर होता है। ठीक है, जो ये आपकी जो दिशा दिखाता है, और ये किधर होता है, इसका जो तीर का जो सिरा है यहाँ पे, ये आपका किधर होता है, उत्पाद की तरफ होता है। यही आपको यहाँ बोला गया है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किस तरह से होता है, किस तरह से दिखाया जाता है, तीर का जो मतलब होता है वो क्या होता है, तीर का जो आपका दाहिना तरफ क्या होता है, बाएं तरफ क्या होता है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में देखिए, यही इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। सेम क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अभी हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, तो आपका इसका जितना क्वेश्चन होगा, जितना हमको मिलेगा, उसको जो है हम आपको सॉल्व करवाएंगे। आप देखिएगा कि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आप रोज डेली वीडियो देखेंगे, मतलब जब जब आपको वीडियो यहाँ पे उपलब्ध होगा, अगर देखते हैं तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में था, रासायनिक समीकरण के बारे में। इसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण को लिखना किस तरह से लिखते हैं, राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखा जाता है कि शब्दों के स्थान पर रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों को उपयोग करने से रासायनिक समीकरण अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बन जाते हैं। उपरोक्त शब्द समीकरण को तब हम इस प्रकार लिखते हैं, जिंक ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, जिंक सल्फेट और वाटर है। जैसा कि अभी हम देखे हैं कि किस तरह से लिखते हैं, तो शब्दों का स्थान पर रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों को उपयोग करके क्या करता है, रासायनिक समीकरण अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बन जाते हैं। उपरोक्त शब्द समीकरण को तब हम इस प्रकार लिखते हैं, ZnO जिंक, ये ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिंक सल्फेट है, वाटर है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, आगे है अतः प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त में व्यक्त करने वाली समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, जो भी आपके प्रतीक है यहाँ पे अणुओं द्वारा, यहाँ पे अणुसूत्रों द्वारा जो भी आपका व्यक्त किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक यहाँ पे ये आपका समीकरण होता है। यही आपको इसके बारे में पूछा, रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखा जाता है, तो प्रतीक अणुसूत्रों द्वारा यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे था रासायनिक सूत्र। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहाँ पे कि संतुलित रासायनिक समीकरण एवं इसका महत्व। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो संतुलित रासायनिक, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पूछता है, या अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। किस तरह होता है, देखिए यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में देखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसका महत्व क्या होता है, देखिए उपरोक्त समीकरण में तीर के निशान को दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें, तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के। देखिए किस तरह से होता है, ये इसके बारे में दिया गया है कि बैलेंस किस तरह किया जाता है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बता देंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कि परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। दोनों तरफ के, जैसे मान लीजिए A+B, इसका जो बनेगा ये आपका क्या होगा, अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखे हैं अभिकारक, और यहाँ पे C+D बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, उत्पाद बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से बनेगा, तो इसका मान लीजिए यहाँ पे कुछ परमाणु यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे क्या 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 बन रहा है। ठीक है, दोनों को बराबर करना है, दोनों को परमाणुओं को बराबर करना है, तभी आपका रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित यहाँ पे
होगा। किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो नवनिर्माण होता है, न ही स्वरथा विनाश, अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण एवं इसका महत्व, ठीक है, यही चीज आपको दिया गया है। थोड़ा सा ये 2 बार जो है यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान दे देंगे, 2 बार यहाँ रिपीट हो गया। यह है कि कंकाली रासायनिक समीकरण, यहाँ पे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये 2 बार यहाँ पे रिपीट हो गया था, इसको ध्यान देंगे। देखिए ये से ये है तो यहाँ पे 2 बार बन गया था, ठीक है, ये यही चीज़ है। और फिर यहाँ से आपका जो है नेक्स्ट ये होगा, ठीक है, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जैसे ये आपका, ठीक है, मैग्नीशियम है, जैसे कह रहा है कि आपका यहाँ पे मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन में जलाते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है और इसको ऑक्सीजन ही आपका ऑक्सीजन है, तो ये क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं है। ठीक है, तीर के निशान के बाईं ओर 0 के परमाणु की संख्या 2 है। देखिए ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना है, 2 है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तीर के निशान के दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं है, यानी कि देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, अगर यहाँ पे मैग्नीशियम देखिए तो 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 2 रख देंगे तो आपका मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 2, ऑक्सीजन भी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बैलेंस किया जाए तो बैलेंस इस तरह से किया जाता है। अभी हम इसको और भी अच्छे तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि आपको कह रहा है कि जो आपका तीर के निशान के बाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 2 है। देखिए ऑक्सीजन 2 है, जबकि दाईं ओर क्या है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है। इसी प्रकार समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि दाईं ओर आपके 1 है, जैसे पता है ये 2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसी को आपको जो लिखित में आपको बता रहा है कि किस तरह से क्या होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के ऐसे समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, ऐसे समीकरण संतुलित नहीं होता। ठीक है, ये संतुलित नहीं होता। अतः रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे आपकी कहलाती है। उपरोक्त समीकरण में ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए उत्पाद को 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है, अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपका था क्या, आपका था Mg और प्लस O2, ये था बना था आपका MgO, ये बना था। तो जब ये आपका बना था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो भाई दोनों का परमाणु की संख्या क्या सेम करनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पे 1 है, ये तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो मैग्नीशियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको किया गया। अब देखेंगे यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, तो इसके लिए क्या कर देंगे, 2 मैग्नीशियम कर देंगे। अब देखिए 2 मैग्नीशियम यहाँ हो जाएगा, मैग्नीशियम संख्या कितना हो जाएगा, 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2, यहाँ मैग्नीशियम कितना, 2, देखिए 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, पूरी तरीके से बैलेंस है, जो कि आपको यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। आगे और भी सारे रिएक्शन देखेंगे जिसमें हम खुद से जो है बैलेंस उसको करेंगे, किस तरह से बैलेंस उसको किया जाता है। देखिए अगला है आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर से यहाँ पे बैलेंस के बारे में आपको बताया गया है कि किस तरह से बैलेंस होता है। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन जो है जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को जल अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है। देखिए ये आपका क्या होता है, कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं, ये बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। ठीक है, और ये आपका सोडियम, ये आपका नमक का फार्मूला होता है, नमक। ठीक है, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, टेबल सॉल्ट नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये आपका क्या होता है, वाटर होता है, H2O। तो ये आपका यहाँ पे नाम था, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, जो फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन ये आपको पूछता है। तो ये आपको यहाँ पे कहा गया कि विलयन तथा जल बनाते हैं, ये आपका जो है रिएक्शन में है। तो तीर के निशाने के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की संख्या समान है, इसलिए ये क्या होगा, समीकरण स्वयं संतुलित है। मतलब यहाँ पे आपको संतुलित नहीं करना है, ये संतुलित ही करके यहाँ पे आपको दिया गया है, ये बताया। वहाँ पे कंकाली जो आपके समीकरण थे, मतलब दोनों तरफ से तीर के दोनों तरफ जो है परमाणु की संख्या समान नहीं होती है,
वो आपका समीकरण संतुलित नहीं होता है। यहाँ पे आपका जो है स्वयं आपका संतुलित। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम कितना हो जाएगा, अगर इसमें देखें तो आपका सोडियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखें तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और क्लोरीन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम देखें तो 1 है, क्लोरीन 1 है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ये भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यानी कि दोनों क्या है, संतुलित है, ठीक है। तो इस तरह से संतुलित किया जाता है, देखा जाता है। आगे देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है, यही आपको सीखना है और यही आपको देखना है, ताकि यहाँ से आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा। अभी हमने पढ़ा कि जिस प्रकार संतुलित समीकरण, जिस प्रकार समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए दोनों पक्ष के, यानी कि रिएक्जेंट जो होता है, अभिकारक और उत्पाद, दोनों के परमाणु की संख्या जब सेम होगी, जो एटम्स की नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों के, जब आपके जो सेम होंगे तो क्या होगा, वो आपका बैलेंस होता है। अतः जिन रासायनिक समीकरणों के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर बनाने की प्रक्रिया समीकरण की क्या कहते हैं, संतुलित करना कहलाती है। यानी कि दोनों तरफ जो आपकी परमाणु की संख्या जब सेम रखेंगे तो वो आपके संतुलित के श्रेणी में आता है। जिसे रासायनिक समीकरण है को संतुलित करने के लिए प्रायः अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे संख्यात्मक उदाहरण है, ठीक है, ये आपका उदाहरण है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के बारे में, कि फर्स्ट यहाँ पे देखिए उदाहरण है कि अब कैल्शियम कार्बोनेट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया के कंकाली समीकरण निम्नवत होगा। देखिए ये समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वाटर। तो समीकरण को संतुलित करना है आपको, ये करना है संतुलित। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कितना है आपका, अगर देखिए पहले हम यहाँ पे रिएक्जेंट का लिखते हैं, ठीक है, ये आपका अभिकारक का जो है हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा उत्पाद, ठीक है। ये आपको पता है कि ये आपका क्या होता है, ये आपका पूरा अभिकारक में आता है और ये आपका उत्पाद में आता है। तो यहाँ पे अगर कैल्शियम की देखें तो कैल्शियम कितना है कैल्शियम 1 है, कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 1 है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अब देखिए अब रिएक्शन क्या संतुलित है क्या नहीं है, इसको देखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन कितना है, 1 है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिया गया है, 2 ऑक्सीजन, ये 3, देखिए यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और क्लोरीन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे पहले आपको करना है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिया गया है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, हाइड्रोजन 2 दिया गया है, और यहाँ पे जब 2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2HCl करेंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो जाएगा। तो आप जब यहाँ पे ये तो आपका 2 हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन आपका कितना है, इधर 2 हो जाएगा, तो दोनों ये क्या हो जाएगा आपका बैलेंस हो जाएगा, 2HCl करेंगे। लेकिन ये बैलेंस करने के बाद है, लेकिन यहाँ बैलेंस नहीं था तो कंकाली में आपके आते हैं, ये इस तरह से आप चेक करके देखेंगे कितने हैं परमाणु की संख्या कितना दिया गया, अब ये आपका जो है बैलेंस है, ठीक है। तो ये आपको बस यही करना था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बढ़ा देंगे तो ये तो सब आपके सेम है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, ठीक है, दोनों की परमाणु संख्या यहाँ पर आपकी सेम है, ठीक है। इसी तरह देखिए सेकंड क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है कि इनको आपको संतुलित करना किस तरह से। यहाँ आप देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, ये आपका अभिकारक होता है, ठीक है, ये होता है आपका अभिकारक, ठीक है, रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, और ये आपका पूरा क्या हो जाए, उत्पाद होगा, उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीज का देखें तो कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 1 है, मैग्नीज कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, क्लोरीन कितना है, देखिए क्लोरीन ये क्लोरीन डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 4, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, देखिए हाइड्रोजन भी है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे,
एक है। अब देखिए यहाँ पे मैंगनीज जो आपका है ये आपका सेम है, मैंगनीज यहाँ पे देखें तो मैंगनीज आपका क्या है, ये मैंगनीज है और ये मैंगनीज है, ये आपका सेम है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन जो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इसको यहाँ पे बैलेंस करेंगे 2, ठीक है। ये आपका यहाँ पे अगर हम बैलेंस करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब 2 ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 5, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5। तो क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 5। तो क्लोरीन कितना है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और ये 3 है, और 3 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि ये आपका बैलेंस यहाँ पे हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया ये आपका। अब मैग्नीज कितना है, मैग्नीज देखेंगे 1 है, ठीक है, मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन आपका 2 है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन वहाँ पे है तो ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी आपका 2 है, ठीक है। और क्लोरीन आपका क्या, यहाँ क्लोरीन 2 है, क्लोरीन भी आपका कितना हो जाएगा, 5 क्लोरीन यहाँ पे, मतलब वही है 2 और 2 4, और 1 क्लोरीन यहाँ पे 5। यानी कि अगर आप देखें ध्यान से तो अब यहाँ पे हमने 5 यहाँ पे परमाणु संख्या बढ़ा दी, वहाँ पे 2 आपका कर दिए, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक बार और इसको कि किस तरह से जो है अब ये आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, किस तरह से बराबर हो गया। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीज का, अगर देखें यहाँ पे तो मैग्नीज कितना है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, अब देखिए हाइड्रोजन आपका 5 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन आपका 1 हो गया। ये आपका अभिकारक की बात था। उत्पाद में देखेंगे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5, जो कि हाइड्रोजन कितना है वहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ये तो दोनों आपका जो है यहाँ पे बैलेंस है। इसके बाद देखिए क्लोरीन, क्लोरीन 2 क्लोरीन यहाँ पे, 1 क्लोरीन 3 और 2 यहाँ 5, यानी क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं है, क्लोरीन आपका 5 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या बढ़ाया गया 5 है, तो ये भी आपका इस तरह देखेंगे तो ये भी आपका जो है हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा मैग्नीज का, तो मैग्नीज यहाँ पे Mn देखें तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैग्नीज क्या है आपका 1 ही है, ये भी आपका बैलेंस है। अब क्लोरीन का हम देख ही चुके हैं, क्लोरीन भी हो गया। हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। अब हो गया आपका ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन देखिए तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और उसमें भी ऑक्सीजन कितना है, 2, यानी कि ये भी आपका बैलेंस है। यानी कि ये आपका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला जा रहा था कि निम्नलिखित समीकरण को क्या करना, संतुलित कीजिए, तो संतुलित इसी तरह से किया जाए, दोनों पक्ष के यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों के तरफ के परमाणु संख्या के जो आप बराबर करेंगे तो वो समीकरण आपका क्या कहलाती है, बैलेंस कहलाती है, संतुलित कहलाती है। तो इधर वाला जो भी है ये वाला दोनों सेम है, यानी इस हिसाब से क्या होगा, ये बैलेंस है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको जो है बैलेंस संतुलित को, रासायनिक को संतुलित किस तरह से किया जाता है समझ में आया होगा। आगे और भी सारे जो क्लास में हम क्वेश्चन को लेकर देखेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।